हे एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। हमें पता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो सेल में प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है। और मैंने ये भी बताया था कि न्यूक्लियस को पहली बार डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। तो चलो पढ़ते हैं। न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनेली वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ये नाम याद रख लेना, पूछ सकते हैं। एज अर्ली एज 1831, ईयर भी दिया हुआ है 1831, इसमें उसने डिस्कवर किया था। लेटर द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय बेसिक डाइज वॉज गिवन द नेम क्रोमैटिन बाय फ्लेमिंग। फिर उसमें पता है क्या हुआ, न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल था उसको कुछ बेसिक डाइज से स्टेन करा गया। स्टेन करने के बाद जो फ्लेमिंग था उसने किया, ये स्टेनिंग का प्रोसेस जो था ये सब फ्लेमिंग ने किया। फ्लेमिंग ने फिर उसका नाम दिया क्रोमैटिन। ठीक है, क्या नाम दिया? क्रोमैटिन। वही जो हमारा डीएनए होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, वही होता है क्रोमैटिन। तो चलो, इंटरफेज न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस ऑफ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग। अगले चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे सेल साइकिल के कुछ फेजेस होते हैं, उसमें पहले आता है इंटरफेज, उसके बाद आता है एम फेज। इंटरफेज में क्या होता है, सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवाइड करने के लिए, वो उसमें डिवाइड नहीं होता, डिवाइड वो होगा एम फेज में जाके। लेकिन इंटरफेज में क्या होगा, वो अपने प्रोटीन को डबल करेगा, ऑर्गेनेलिस को डबल करेगा, और क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल डबल करेगा। और जो सेंट्रो एनिमल सेल की बात करें तो सेंट्रियोल डबल होंगे, सेंट्रियोल बनेंगे, सेंट्रोजोम बनेगा, स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे। तो ये सब होगा इंटरफेज में, लेकिन डिवाइड नहीं होगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कब डिवाइड होगा? कैरियोगेमी में। कैरियोगेमी क्या है? एम फेज का एक पार्ट है जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड करता है। तो इंटरफेज का जो न्यूक्लियस होता है ना, उसमें हैज़ हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमैटिन। जो इंटरफेस का न्यूक्लियस होता है उसमें बहुत सारा न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, न्यूक्लियस प्लस प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, जिससे हम बोलते हैं क्रोमैटिन, मतलब हमारा जेनेटिक मटेरियल। अच्छा, हमारा जेनेटिक मटेरियल तो न्यूक्लिक एसिड है ना, मतलब डीएनए आरएनए वगैरह। आरएनए हमारा नहीं है पर हमारा डीएनए है, तो वो न्यूक्लिक एसिड है। ये इधर प्रोटीन क्यों लिखा हुआ है? प्रोटीन क्यों लिखा है? बताओ बताओ बताओ। प्रोटीन इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा डीएनए नेक्ड नहीं होता, वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होता है। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर हमारा डीएनए रैप्ड होता है, इसीलिए यहाँ पे प्रोटीन भी वर्ड लिखा है। तो न्यूक्लिक एसिड भी हो गया हमारा डीएनए, उसके साथ प्रोटीन जुड़ गया हिस्टोन वाला, तो जुड़ के क्या बना? क्रोमैटिन। ठीक है, ठीक है। चलो, न्यूक्लियर मैट्रिक्स एक बीच में होता है, मैट्रिक्स सा, एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियाई। न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोलस जिसे बोल सकते हैं। देखो, न्यूक्लियोलस पता क्या होता है? ये ना एक जगह होती है, स्पेसिफिक जगह होती है न्यूक्लियस में ही, जहाँ पे थोड़ा जेनेटिक मटेरियल ज़्यादा होता है, ऐसे मतलब कह सकते हैं। ये स्फेरिकल बॉडीज होती हैं। और ये जो न्यूक्लियोलस है, ये इसके कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस का ही पार्ट है, तो मेम्ब्रेन कहाँ होगी? और न्यूक्लियस क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, जिसमें इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वही एक्सटेंड होके क्या बनाती थी? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो भी कौन सा वाला? रफ वाला। रफ वाले को रफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस पर क्या होते हैं? राइबोसोम। चलो, पिछला भी रिवाइज हो गया। चलो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ने बहुत कुछ रिवील किया भाई, बहुत कुछ बताया हमें। तो जिसने भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया है उसको 21 तोपों की सलामी दी जाए। ठीक है, चलो दो अभी। इसने रिवील किया कि न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में, कैसी होती है न्यूक्लियर एनवेलप। हमें पता है 2 मेम्ब्रेन होती हैं। इसमें क्या होती हैं? 2 पैरेलल मेम्ब्रेन्स होती हैं, ऐसे पैरेलल रन करती हैं, ऐसे ऐसे, विद स्पेस बिटवीन, जो कि इतनी स्पेस होती है, इतनी इसमें नैनोमीटर में दिया हुआ है। इसमें इसको हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। देखो, 2 मेम्ब्रेन है, ये ऊपर वाली, ये नीचे वाली, ये है आउटर, ये है इनर। दोनों के बीच जो स्पेस है उसे बोलेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, और ये क्या फॉर्म करती है? बैरियर बिटवीन द मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। जो ये मेम्ब्रेन्स हैं वो क्या एक्ट करती हैं? एज अ बैरियर, जो कि मटेरियल के बीच में होता है।
जो न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल है और जो साइटोप्लाज्म में है, उन दोनों के बीच में एज अ बैरियर होती है, ऐसे मतलब गेट बोल सकते हैं इसको। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो यूजुअली रिमेन कॉन्टिन्यूस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैंने बताया था कि उससे एक्सटेंड होके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है, एंड ऑल्सो बियर राइबोसोम ऑन इट, और उस पर राइबोसोम भी होता है। पहले मैंने राम कहानी ये बता दी है, ठीक है। At a number of places, the nuclear envelope is interrupted by minute pore which are formed by fusion of its two membranes। देखो कुछ कुछ जगह पे ना, इधर डायग्राम नहीं दी यार, डायग्राम नहीं दी, गंदे कहीं के डायग्राम नहीं देते। कुछ कुछ जगहों पे जो न्यूक्लियर एनवेल्प है, दोनों मेम्ब्रेन है, वो थोड़ी सी इंटरप्टेड होती है। इंटरप्टेड मतलब थोड़ी सी ऐसे क्या बोलेंगे इंटरप्टेड को हिंदी में? इंटरप्टेड की हिंदी क्या होती है, क्या बोलेंगे यार? ऐसे मतलब ऐसे ऐसे टूटी सी हुई होगी, देखो ऐसे सी होगी। ये दोनों मेम्ब्रेन है, ये ऐसे जा रही हैं, तो बीच में ये ऐसे से होगी। ये इसमें होल होगा, माइन्यूट पोर्स होंगे इसमें, और ये फॉर्म करेंगे बाय फ्यूजन ऑफ टू। दोनों मेम्ब्रेन जब ऐसे फ्यूज कर जाएंगे ना ऐसे, तो ये होल्स क्रिएट होंगे, ठीक है। These nuclear pore are the passages through which the movement of RNA and protein molecules take place in both directions between the nucleus and the cytoplasm। ये वो जगह है, ये वो होल्स जो हैं, ये पोर्स जो हैं, ये अभी ये होल्स और ये होल्स या पोर्स जो भी कह लो, ये होल्स या पोर्स किस में हेल्प करते हैं? मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इधर से आरएनए जो इधर बना ना न्यूक्लियस के अंदर, वो बाहर जाएगा, आरएनए जाएगा, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जाएंगे, दोनों डायरेक्शन में, अंदर भी आ सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं इसी माइन्यूट पोर से, ठीक है। एक नहीं है, बहुत सारे होंगे। नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। वेरिएशन इन द सेल ऑफ न्यूक्लियाई आर फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व्ड। वो बोलते हैं कि नॉर्मली तो एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन बहुत सारी वेरिएशंस हो सकती हैं जो कि अभी ऑब्जर्व करी गई हैं। कैन यू रिकलेक्ट नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म? तुम बता सकते हो? बताओ मुझे कमेंट्स में किस किस सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, बताओ। सम मैच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस। कुछ मैच्योर सेल्स हमारे अंदर जैसे आरबीसीज होते हैं, वो क्या करते हैं, उसमें तो न्यूक्लियस ही नहीं होता उन सेल में। देखो पहले होता है, पहले जो आरबीसी होते हैं जो कि यंग होते हैं, यंग आरबीसी जो होते हैं ना, वो उसमें है न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब उसकी मैचुरेशन होती है, जब वो मैच्योर आरबीसी बन जाते हैं, तब उसमें न्यूक्लियस उड़ जाता है, गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है? क्योंकि देखो आरबीसी क्या काम करता है, आरबीसी में होते हैं जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कैरी करने की कैपेसिटी होती है उसमें, तो आरबीसी को ज़्यादा स्पेस चाहिए ना ऑक्सीजन लेने के लिए, तो इसलिए उसका न्यूक्लियस फुस हो जाता है, उड़ जाता है ठीक है। इधर लिखा है एरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं? आरबीसी ऑफ मेनी मैमल्स, बहुत सारे मैमल्स के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। सीव ट्यूब सेल ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट्स जो होते हैं, जो कि जैसे बोल दो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उनमें ना सीव ट्यूब सेल्स जो होते हैं उनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। और ये जो है इनको कोई और सेल्स कंट्रोल करते हैं, उनके पास होता है न्यूक्लियस, ठीक है। वुड यू कंसीडर दीज एज लिविंग? क्या तुम लोग इसे लिविंग सेल कंसीडर करोगे? ऑब्वियसली करेंगे। न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियर प्लाज्म। अभी मैट्रिक्स की बात करते हैं। मैट्रिक्स, न्यूक्लियर प्लाज्म पता है क्या होता है? जो ये देखो, जो न्यूक्लियस है इसके अंदर जो ऐसे फ्लूइड वगैरह होगा ना, जो फ्लूइड होगा उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियर प्लाज्म या फिर न्यूक्लियर मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा? कंटेन्स न्यूक्लियोलस होगा एंड क्रोमैटिन होगा। न्यूक्लियोलस तो हमें पता है एक स्पेसिफिक जगह है न्यूक्लियस के अंदर। क्रोमैटिन हमारा डीएनए होगा। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलाई, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर होंगे प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर प्लाज्म, न्यूक्लियर प्लाज्म में होंगे। जो कंटेंट होगा न्यूक्लियोलस का वो कॉन्टिन्यूस होगा विद रेस्ट ऑफ न्यूक्लियर प्लाज्म एज इट इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। अभी कोई मेम्ब्रेन नहीं है तो न्यूक्लियर प्लाज्म में ही ऐसे पड़ा होगा न्यूक्लियोलस, ठीक है। इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। देखो ये एक डीएनए का ही पार्ट होता है जो थोड़ा सा ना अलग अलग सा रहता है। न्यूक्लियोलस में अलग सा होता है, न्यूक्लियस में ही अलग सा पार्ट है। जहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो डीएनए प्रेजेंट है ना, वो करता है आरएनए को सिंथेसाइज करता है। देखो आरएनए कितनी तरह के होते हैं?
तीन तरह के कौन से? mRNA, वो तो मैंने कितनी बार बताया है mRNA के बारे में, tRNA एंड rRNA। rRNA होता है राइबोसोमल, tRNA ट्रांसफर RNA एंड mRNA मैसेंजर RNA। mRNA से बनता है प्रोटीन, ट्रांसफर RNA ट्रांसलेशन में हेल्प करता है जब प्रोटीन बननी होती है, ये क्या करता है अमीनो एसिड उठा के लाता है। एंड राइबोसोमल RNA ये भी एक मिनट, हाँ, राइबोसोमल RNA होता है ये भी जो अब हमारा होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, राइबोसोम्स, उसमें प्रेजेंट होता है राइबोसोमल RNA। और क्या होता है जो उनकी हमने पढ़ी थी ना स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट्स, उसमें भी राइबोसोमल RNA प्रेजेंट होता है, ठीक है। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। इनमें बहुत सारे बड़े और मोर ज़्यादा नंबर में न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। ये इसमें देखो आरआरएनए है, आरआरएनए कहाँ बनता है, न्यूक्लियस बनाता है, न्यूक्लियस बनाता है आरआरएनए, आरआरएनए से आगे क्या बनता है, राइबोसोम्स बनते हैं। तो राइबोसोम्स आगे क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, क्योंकि वो प्रोटीन फैक्ट्री है। तो जिसके पास ज़्यादा न्यूक्लियोलाई होंगे, न्यूक्लियस होंगे, वो ज़्यादा इन्वॉल्व होगा प्रोटीन सिंथेसिस में। देखा कितना मतलब लंबा सा है ना चेन ऐसी। चलो आगे है क्रोमोसोम्स के बारे में। You may recall that the interphase nucleus has a loose and indistinct network of nucleoprotein fibers called chromatin। हमने पढ़ा है nucleoprotein fibers हैं। But during different stages of cell division, cells show structured chromosome in place of nucleus। देखो वो बोल रहे हैं कि हम ऐसे मतलब जब इंटरफेस में देखेंगे, जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा तो हमें ऐसे ऐसे क्रोमैटिन दिखेगा, क्रोमैटिन जो कि न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स होंगे। लेकिन जब सेल डिवाइड कर रहा है तो हमें ऐसे क्रोमोसोम दिखेंगे, ऐसे क्रोमोसोम, ये देखो ये रहा, ऐसा क्रोमोसोम दिखेगा। फिर तो जब सेल डिवाइड हो रहा है तब क्रोमोसोम जो ये क्रोमैटिन है यही कंपैक्ट होके क्रोमोसोम बनाता है, ठीक है। क्रोमैटिन में क्या होता है, डीएनए होता है, सम बेसिक प्रोटीन्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। बेसिक हैं तो डीएनए क्या होगा, एसिडिक। डीएनए एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि एसिडिक डीएनए क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है जो उसे एसिडिक कैरेक्टर देता है, ठीक है। Some non-histone proteins and also RNA is also present। कुछ non-histone proteins और कुछ RNA भी present होते हैं। A single human cell has approximately 2 meter long thread of DNA distributed among its 23 pair chromosomes। देखो हर एक सिंगल सेल में अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर लंबा डीएनए होता है। देखो 2 मीटर बोल रहे हैं, वो 2 मीटर कितना लंबा होता है। तो देखो वो डीएनए हमारे अंदर एक छुटके से न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। न्यूक्लियस तो हमें ऐसे दिखता भी नहीं है, उसमें 2 मीटर देखो कैसे कंपैक्टली होके उसमें प्रेजेंट होता है। और ये किसमें जो डीएनए है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, हमारे टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं 46 या फिर 23 पेयर में प्रेजेंट है तो 23 हो गए ना। You will study the details of DNA packaging in the form of chromosome in class 12। अब क्लास 12th में पढ़ेंगे हम डीएनए कैसे पैकेज होता है, क्या पैकेजिंग इसकी कैसे होती है हिस्टोन प्रोटीन से। जेनेटिक्स में बेसिकली आएगा ये चैप्टर। एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल। जो जिस सेल ने डिवाइड होना है उसी में क्या दिखेगा, क्रोमोसोम। हर एक क्रोमोसोम इसेंशियली हैज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और अ सेंट्रोमियर ऑन द साइड्स of which is disc shaped structure called kinetochore are present। देखो अच्छे से समझते हैं, अच्छे से धक्का मुक्की नहीं करने का। ये जो गोल गोल होता है इसके ऊपर ऐसे ना ऐसे क्रोमैटिड्स लगे होते हैं। देखो ये जो है ना, ये एक ऐसे वाला जो है इसे हम बोलते हैं क्रोमैटिड। मोटा बोल रहा है, तू मोटा कितना हो गया। ये क्या है, क्रोमैटिड। ये जो है ना, ये गोल गोल सा, ये होती है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन।
कंस्ट्रिक्शन इधर लिखा होगा, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। इसको हम सेंट्रोमियर भी बोल सकते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी बोल सकते हैं। अभी ये प्राइमरी है तो कोई सेकेंडरी भी होती होगी, सेकेंडरी होती है, इसके ऊपर ना ऐसे से एक ऐसे से स्ट्रक्चर ऐसे से प्रेजेंट होती है। एक मिनट अच्छे से बना लेने दो। ऐसे से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं सैटेलाइट। और इस क्रोमोसोम जिसके ऊपर ये, और या इसको हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं, जिस क्रोमोसोम के ऊपर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट है, सैटेलाइट प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं सैट क्रोमोसोम। ठीक है। और ये जो दिख रही है ना कंस्ट्रक्शन प्राइमरी, इसके ऊपर ना ऐसे डिस्क शेप एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ऐसे दोनों साइड डिस्क शेप स्ट्रक्चर। और इस डिस्क शेप स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। देखो दोबारा से समझा देती हूँ। ये देखो काइनेटोकोर इधर प्रेजेंट है, ये काइनेटोकोर है। ठीक है। इसके ये जिससे ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ है ना, ये इसके क्रोमैटिड्स जुड़े हैं, इससे बोलेंगे सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर ऐसे जिससे जुड़ा है उससे सेंट्रोमियर बोलेंगे। और इसके ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है डिस्क शेप, जिसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर। ऐसे 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 ऐसे। और इस पंखा से जैसे जो दिख, विंग जैसा जो दिख रहा है, ये है क्रोमैटिड, इसे एक क्रोमैटिड बोलेंगे। और हाँ, ये भी एक बात याद रख लो, जैसे इधर देखो, ये एक क्रोमैटिड है पूरा, ये जो एक क्रोमैटिड है, दोनों दो क्रोमैटिड है ना, एक ये वाला एक ये वाला, दोनों सेम सेंट्रोमियर पे लगे हैं, तो इसे हम बोलेंगे क्या लिखा मैंने, सिस्टर क्रोमैटिड। इसे क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है। अभी देखो, अगर यहाँ पे मेरे पास ये एक सेंट्रोमियर, इसके ऊपर ये एक लगा होता, तो ये वाला क्रोमैटिड और ये वाला क्रोमैटिड आपस में क्या होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, क्योंकि ये सेम सेंट्रोमियर पे नहीं है। सेंट्रोमियर होल्ड, मोटा करो, अभी मोटा करने की जरूरत है। तू पतला कितना हो गया, हाय हाय हाय, हाँ, इतना ठीक है। सेंट्रोमियर जो है वो होल्ड करता है टू क्रोमैटिड्स को ऑफ ए क्रोमोसोम। देखो टू क्रोमैटिड है ना, हाँ अब देखो, ये देखो, ये एक क्रोमैटिड, ये वाला, ये दूसरा क्रोमैटिड, तो दो क्रोमैटिड ने, सिंगल सेंट्रोमियर ने दो क्रोमैटिड को होल्ड करा हुआ है। ठीक है। Based on the position of centromere, the chromosome can be classified into 4 types. सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पे हम क्रोमोसोम को 4 तरह का बताते हैं। पहला है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। ये पोजीशन बताता है सेंट्रोमियर की। जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है उसमें जो सेंट्रोमियर है वो मिडल में लगा होता है, ऐसे 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 मिडल में लगा होता है। इधर देखो, ये देखो, ये लेंथ भी सेम है, ये लेंथ भी सेम है, मिडल में लगा है। तो ये वाला क्रोमोसोम कौन सा है, ये देखो, उसके ऊपर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन लगी है, जैसे सैटेलाइट बोलते हैं। ये है मेटासेंट्रिक, मिडल में लगा है, तो दोनों आर्म्स को बराबर बराबर डिवाइड करेगा ना, तो दोनों आर्म्स इक्वल होंगी। ठीक है। सब मेटासेंट्रिक में ये जो सेंट्रोमियर है ये थोड़ा सा ऊपर की साइड होगा, ऊपर की साइड, स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल, मिडल से थोड़ा ऊपर होगा, तो एक आर्म तो शॉर्ट हो जाएगी, दूसरी आर्म थोड़ी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है। वन आर्म शॉर्टर एंड वन लॉन्गर आर्म। एक्रोसेंट्रिक में, अभी इसको पहले ना अच्छे से इरेज कर लेते हैं। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होगा, सेंट्रोमियर जो है वो इसके एंड से इसके ज़्यादा और ज़्यादा आगे चला जाएगा और एंड के क्लोज से चला जाएगा। देखो, एंड के क्लोज तक चला जाएगा, जिससे क्या होगा, फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट, एक तो बहुत ज़्यादा छोटा आर्म होगी, एक बहुत ज़्यादा लंबी होगी आर्म। वेयरएज टीलोसेंट्रिक जो लास्ट वाला है उसमें ना सबसे लास्ट में टर्मिनल पोजीशन पे पहुंच जाएगा सेंट्रोमियर, जिससे कि ऊपर वाली आर्म तो बस फुस्सी हो जाएगी, नीचे वाली लंबी आर्म रह जाएगी। ठीक है। इनकी शेप्स भी होती हैं। शेप्स हमें तब दिखती हैं जब ये सेंट्रोमियर डिवाइड करता है, मतलब स्प्लिट करता है, तब इसकी शेप्स दिखती हैं।
इसमें जो ये सब मेटासेंट्रिक है, इसको हम बोल सकते हैं कौन सी वाली शेप, ऐसे वाली शेप, ऐसे ऊपर जाएगा तो वी शेप बोलेंगे। इसको एल भी बोल सकते हैं, जे भी बोल सकते हैं, सेम इसको एल शेप भी बोल सकते हैं एंड जे शेप भी बोल सकते हैं। इसको हम बोलते हैं आई शेप, आई शेप, ठीक है, याद कर लेना। समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एट अ कांस्टेंट लोकेशन। कुछ क्रोमोसोम में नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि गिव्स अपीयरेंस ऑफ ए स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड द सैटेलाइट, जो कि हमें छोटी सी अपीयरेंस देती है फ्रेगमेंट की, स्मॉल फ्रेगमेंट की, तो उसे हम बोलते हैं सैटेलाइट। मैंने बता दिया था। आगे है माइक्रोबॉडीज। Many membrane-bound minute vesicles called microbodies that contain various enzymes are present in both plants and animals. Microbodies क्या होती हैं? बहुत सारी membrane-bound vesicles होती हैं जो कि जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये दोनों प्लांट्स में भी होती हैं, एनिमल्स में भी होती हैं, दोनों सेल्स में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो अपना चैप्टर हो गया फिनिश फिनिश फिनिश। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। अच्छा, एक बार ये डायग्राम देख लो। ये न्यूक्लियोप्लाज्म है जो कि बीच में ऐसे मैट्रिक्स है इसका, और ये न्यूक्लियोलस है, ये देखो दिख रहा है, इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं है। ये क्या करता है? आरएनए बनाता है, आरएनए जो आगे जाके क्या बनाता है? राइबोसोम्स। और राइबोसोम क्या बनाते हैं? प्रोटीन। तो जिसमें न्यूक्लियोलस ज़्यादा उसमें प्रोटीन भी ज़्यादा। ये न्यूक्लियर पोर दिख रहा होगा आपको, ये इसमें इससे क्या होता है? पैसेज, ऐसा पैसेज के लिए काम करता है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये देखो, ठीक है, दिख गया। चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में इसका मतलब नोट से कराऊंगी तुमको, मेरे वाले नोट से, जो कि है उसमें ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो जिसने एक्स्ट्रा करना है वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर बाय बाय।